कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का अध्याय 2 व्याकरण परिचय है। आपने हिंदी में व्याकरण पढ़ी होगी, है ना? और संस्कृत में भी व्याकरण होती है। संस्कृत की जब हम व्याकरण का हमें ज्ञान होता है, तो ही हम इसको पढ़ पाते हैं। जैसे हिंदी में जो वाक्यों को शुद्ध करने का काम, वाक्यों को सही से बोलने का काम व्याकरण करती है, तो वो ही काम संस्कृत में होता है। तो संस्कृत भी बिना व्याकरण के अधूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की व्याकरण के प्रमुख तत्वों का परिचय दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। आपने पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में अध्ययन किया होगा वर्ण, वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी कि इसको हम अक्षर भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको अल्फाबेट्स कहते हैं। अगला आता है वर्णमाला। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब उसको क्रम से लिखा जाता है ना अक्षरों को, तो वो अक्षरमाला या वर्णमाला होती है। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है हमारा स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, है ना, अगर स्वर के बारे में मैं आपको बताऊं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती और ये संस्कृत के स्वर जो है संख्या में 13 होते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ, र से ऋषि र, ए आई ओ औ। ठीक है, फिर आते हैं व्यंजन। स्वर के बारे में हमने जाना, ये 13 होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। एक बात याद रखना, बिल्कुल ये इसका नियम है कि व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, जैसे क ख ग घ र। अब आप देखिए इनके नीचे हलंत लगा हुआ है इस तरह से क। तो अभी इनको हम आधा, यानी कि ये अभी इनमें स्वर नहीं लगा है। तो जब हम इनमें स्वर लगा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा क। तो क में कौन सा साउंड आ रही है आपको, क्या आवाज आ रही? क अ फ। ठीक है, तो क ख ग घ य छ छ ज, ये आधे लिखे हुए हैं अभी। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ध। ये बिना स्वर के नहीं बोले जाते और ये संख्या में 33 होते हैं। ठीक है, अन्य वर्ण। अब बात करते हैं अन्य वर्ण की। तो संस्कृत वर्णमाला में अंग को अनुस्वार, जो अंग 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 की बिंदी होती है ना, उसको अनुस्वार तथा अह विसर्ग को भी सम्मिलित किया जाता है। इनकी गिनती ना तो स्वरों के साथ होती है और ना व्यंजनों के साथ। ये स्वर तथा व्यंजन दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाहक कहते हैं। स्वरों की मात्रा। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ये स्वाभाविक रूप से उच्चारण की सुगमता के लिए व्यंजन में पहले से ही जुड़ा रहता है। स्वर के योग के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजन का मूल रूप क च ट प आदि। अ के योग से बना रूप देखो, मैंने अभी जैसे समझाया था, क अ क, च अ च, टे अ ट, पे अ प, इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे अन्य स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। यहाँ पे मात्राएं हैं आ की कोई मात्रा नहीं होती, बस ये आ लगता है। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, र से ऋषि, र, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे क, का, कह, विसर्ग। इनमें विसर्ग जरूर लगता है। कोयल,
पिकः कोयल, दीपः दीपक, शुकः तोता, कूपः कुआं, मृगः हिरन, पितरः पिता का कर्ज, केशः बाल, सैनिकः सैनिक, कोकिलः कोयल, चौरा चोप। ठीक है, तो विशेष इसमें क्या है कि ल की कोई विशेष मात्रा नहीं होती है, ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है, जैसे लकार। अब हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, अब बात करते हैं हम वचन के बारे में, यानी कि नंबर 1, 2 या उससे ज्यादा। तो वचन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या 1, 2 या अनेक बताते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। अब हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, बट पर संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचनम यानी सिंगुलर नाउन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र एक होने का बोध हो, उसे एक वचनम कहते हैं। जैसे बालक है, बालिका, पुष्पम, सह, सा, तत् आदि। द्विवचनम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र 2 होने का बोध हो, उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, बालिके, पुष्पे, तौ, ते आदि। बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या 2 से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचनम कहते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन, यानी कि 1 या 2 से ज्यादा। जैसे बालकः, बालिकः, पुष्पाणि, ते, ताः, तानि। तो ये था वचन। अब पढ़ते हैं लिंगम यानी कि जेंडर। लिंग के बाद शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति, स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, अच्छा हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक है लड़का, अश्व है घोड़ा, पुरुष है आदमी आदि। फिर स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका लड़की, अश्वी महिला आदि। बालिका लड़की, अश्वी घोड़ी, महिला स्त्री। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गए। अब बढ़ते हैं नपुंसकलिंग, यानी कि शब्द के जिस रूप से उसका निर्जीव वस्तु होना प्रकट हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, जलम जल, नीरव घोंसला आदि। तो ये सब क्या है? ये सब नपुंसकलिंग है। अब आते हैं पुरुषः यानी कि पर्सन। प्रत्येक वार्तालाप में, वार्तालाप मतलब बातचीत जो हम करते हैं, उसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला होता है बोलने वाला, और दूसरा होता है सुनने वाला, और अन्य होता है जिसके बारे में बात की जा रही। ठीक है, प्रथम वक्ता यानी बोलने वाला, द्वितीय श्रोता यानी सुनने वाला, और तृतीय अन्य यानी कि तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके लिए शब्द भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो इस आधार पर पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे रामः, मोहनः, गीता, सः, सा, इदं आदि। ठीक है, फिर है मध्यम पुरुष, सुनने वाले अर्थात जिसके विषय में बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब, तथा युष्मत् सभी के रूप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता अर्थात बोलने वाला, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम, मैं,
आवाम, हम दो, वयम, हम सब तथा अस्मत् के सभी रूप उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे हम लकार के बारे में, यानी कि टेंस के बारे में। लकार को हिंदी भाषा में काल कहते हैं। ठीक है, काल मतलब समय, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसका समय। संस्कृत भाषा में 10 लकारें मानी जाती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर आपको केवल 5 नकारें ही पढ़ाई जाएंगी। अब हिंदी में 3 होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। संस्कृत में 5 होते हैं। कैसे? सबसे पहले लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लट लकार यानी कि भविष्यत काल, लोट लकार यानी कि आज्ञावाचक और विधिलिंग नकार यानी कि चाहिए के अर्थ में, मतलब इंपेरेटिव मूड और पोटेंशियल में। इस प्रकार कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ उसकी क्रिया अलग दी जाती है। इस तरह क्रियाएं भी प्रत्येक काल में 9 ही प्रकार की होती। तो ये पढ़ा हमने लकार के बारे में, यानी काल। अब जानते हैं कारक। क्रिया के साथ अपना संबंध बताने वाले शब्द के रूप को कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में आपने कारक के 8 भेद पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर और संबोधन है। तो ये हुए 8 कारक। संस्कृत भाषा में भी 8 कारक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान संबंध कारक तथा संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ कोई संबंध स्पष्ट नहीं होता है। इसी तरह संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति के ही रूप थोड़े से अंतर के साथ प्रयोग होता। अब आप कारक विभक्ति तथा उनके भेद नीचे दी गई तालिका में पढ़ें। देखते हैं। प्रथम, कर्ता ने, राम पढ़ता है, राम ने पढ़ा। रामः पठति, रामः अपठत्। द्वितीय कर्म को, रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम अपठत्। तृतीय करण से के द्वारा, जनकः बालकाय मोदकम अददात्। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, वृक्षात् पत्रम पतति। षष्ठी संबंध, सोहन मोहनस्य भ्रातः अस्ति। सप्तमी अधिकरण में पर ऊपर, चटका वृक्षे तिष्ठति। संबोधन, भो हे अरे, अरे राम इधर आओ, वो राम इहो आ गच्छ। प्यारे बच्चों, ये पढ़ी हमने संस्कृत व्याकरण, जो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।